नमस्कार। और आप सब लोग अच्छे तो होंगे ही। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। जैसा हम लोगों ने हिस्ट्री से रिलेटेड आगे के 2 लेक्चर्स जो हमारे हो चुके हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली पुटअप होते हैं या हम ये कहें कि पुटअप होते हुए चले आए हैं। उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम कंटिन्यू ब्रीफिंग कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। हम लोगों ने हिस्ट्री स्टार्ट किया है और हिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक गुलाम वंश के पहले अरब और तुर्क आक्रमण देखा था। हमने लास्ट में देखा था कि गौरी ने आक्रमण किया था और किस तरीके से कौन कौन से युद्ध हुए थे, आगे कैसे क्या व्यवस्थाएं बनी थी। हमने यह देखा था कि गौरी ने अपने भारत में जीते हुए क्षेत्रों को अपने दास, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को देके चला जाता है। हमको यह पता होता है कि ये जो इसका दास होता है ये इसका दामाद भी होता है। और अब हम इसके दामाद की या इसके दास की भारत में किस तरीके से रूपरेखा या भारत में बनाता है, किस तरीके से भारत में अपने साम्राज्य को और स्थापित करता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा नाम जो गुलाम वंश के स्थापना में सबसे पहले आता है और इसने गुलाम वंश की स्थापना भी की। यह बड़ा ही दयालु, हृदय से बड़ा ही नर्म और कुरान का बहुत ज्यादा ज्ञाता होता है। इस कारण से, इसके इस व्यवहार के कारण से इसको कुछ और नामों से भी संबोधित किया जाता है, जो कि हातिम, कुरान खान मीन्स कुरान के बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति, लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब कि बहुत ज्यादा दान करने वाला, लोगों के बीच में दान देने वाला व्यक्ति, इस कारण से इसको लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु होते हैं और यह अपने गुरु को बहुत मानता है, इसे हम सब लोग मानते हैं। यह भी अपने गुरु को बहुत मानता है। उनके गुरु का नाम होता है बख्तियार काकी और इन्हीं के याद में यह कुतुब मीनार की स्थापना भी कराता है, जो कि इसने कुतुब मीनार की एक ही मंजिल का स्थापना कराया था। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, तब तक हम और आगे बढ़ते हैं। इसने क्या क्या निर्माण कराया इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जो कि अभी हम लोगों ने देख ही रहे थे। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, कुछ अलग सा नाम लगता है। 2.5 दिन में कैसे बनाया इसने? 2.5 दिन का झोपड़े का कॉन्सेप्ट यह है कि एक संस्कृति विश्वविद्यालय हुआ करता था, संस्कृति विद्यालय हुआ करता था और यह अपने सैनिकों को भेज के उस विद्यालय के जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ के गुंबज मीन्स झोपड़े के स्वरूप में, मीन्स मस्जिद के स्वरूप में ये करवा देता है और 2.5 दिन में इसको तैयार होता है। इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये एक संस्कृति विद्यालय होता है जिसको संस्कृति धरोहर को तोड़ के ये 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से उसका निर्माण करता है। आइए देखते हैं। इसका एक खास सेनापति होता है और यह सेनापति जो होता है या गौरी का भी होता है गुलाम, और गौरी का भी सेना में काफी ज्यादा ये अपना रोल या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान यह देता है और इसका नाम होता है बख्तियार खिलजी। गौरी जब भारत कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के जा रहा था तो उसने अपने लिए इसने ये सोचा कि इसको हम भारत दे के जा रहे हैं, कैसे देखेगा, क्या करेगा। तो इस कारण से इसने अपने सबसे खास इंसान को बख्तियार खिलजी को भी इनके साथ रहने के लिए छोड़ दिया कि यह इनका मदद करेगा। यह वही इंसान है जिसको भारतवर्ष कभी भूलेगा नहीं, जिसको भारतवर्ष में बिहार एक ऐसा विश्वविद्यालय जो सदैव सदैव भारत के गौरव को एक परचम के रूप में लहराता हुआ चलाया था, उसको इसने जला के राख कर दिया। उस विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा। नालंदा को इसने जलाया। नालंदा को क्यों जलाया? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बख्तियार खिलजी को कहा कि तुम बिहार क्षेत्र में जाओ और वहां पे विजय करो, क्षेत्रों को और बढ़ाने का कार्य इसने दिया। तो जब यह वहां पहुंचा तो इसने देखा कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बहुत ही भव्य है, इसके अंदर बहुत ज्यादा विद्वता मौजूद है, बहुत अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसको वो चीज रास नहीं आया, वो चीज समझ में नहीं आया। इसने कहा अपनी चीजों की उसमें थोपना चाहा। तो वहां पे क्या है कि किसी संस्कृति में कोई अलग से चीजें लाके डाली जाए तो एक्सेप्ट नहीं होती है। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया, इसने कहा कि नहीं, आप यहाँ पे कुछ और चीजों को भी ऐड कीजिए और हमारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा आप इसमें ऐड ऑन करिए। ऐसी कई अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके के मत रखे गए हैं, लेकिन वहां के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो फिर बख्तियार खिलजी ने क्या करता है, ये
वहां पे संपूर्ण रूप से उसको क्षतिग्रस्त करता है, उसको जलाता है, और एक एक किताबें, आप विश्वास मानिए, एक एक किताबें वहां जलती हैं, कुछ नहीं रह जाता है, सब खंडहर हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलने में कई महीनों का समय लगता है। वो नालंदा विश्वविद्यालय जल रहा होता है और उसको बचाने के लिए कोई वहां नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय भारतवर्ष में एकता नहीं थी। मैं इस बात को बार बार जोर देते हुए चलूंगा अपने सारे क्लासेस में कि जब आपकी एकता टूटेगी तो हर कोई आप पे राज करेगा। इस चीज को ध्यान रखिए। यदि उस समय एकता हुई होती तो यह जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसमें चाइना से और हर जगह से लोग पढ़ने आते थे उस समय, सोचिए भारत में कितनी गौरव की बात थी, यह आज हमारे बीच होता। आज हमारे बीच मात्र खंडहर के स्वरूप में रह गया है। रीजन? क्योंकि हम एक नहीं थे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ बख्तियार खिलजी ने बिहार में एक बिहार शरीफ नामक शहर की स्थापना कराई। बिहार, जब यहाँ पे ये भ्रमण के लिए निकला था, क्षेत्र को विस्तार करने के लिए निकला था, तो इसने एक बिहार शरीफ नामक शहर की स्थापना कराई थी, जो अभी भी मौजूद है। बिहार में बिहार शरीफ के नामक से जाना जाता है। और वहाँ पे बख्तियार खिलजी के काफ़ी चीज़ें वहाँ पे बनी भी हुई हैं। आप उन सारी चीज़ों को आप ब्रीफिंग करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स ही डिस्कस कर रहे हैं। आइए फिर हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो होती है वो चौगाना खेलते हुए होती है। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट जरूर बताऊंगा मैं आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको फिर से मैं ब्रीफिंग करता हूँ, ये गौरी का दामाद होता है, और गौरी जो पृथ्वीराज चौहान को हराया होता है, पृथ्वीराज चौहान को मारा होता है। आपको यह भी पता होगा कि इतिहास में जब आप आगे बढ़ेंगे, जब हम और आगे जाएंगे मुगल में, तो एक ऐसे ही एक शेर और आते हैं जिनका नाम होता है महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का जब नाम आता है तो उनके साथ एक घोड़े का भी नाम आता है चेतक। वैसे ही कुछ घटना यहां पे भी हो रही है, यह मैं आप लोगों को बताना जरूर चाहूंगा। जब ये चौगाना खेल रहा होता है तो चौगाना खेल होता है, उसमें घोड़े पे बैठ के खेल खेला जाता है। डंडी ली होती है और डंडे से चीजों को मार के आगे बढ़ा के खेला जाता है घोड़े के साथ। इत्तेफाक कुछ ऐसा होता है कि जिस घोड़े पे यह कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा होता है वह घोड़ा पृथ्वीराज चौहान का होता है। पृथ्वीराज चौहान से जीता हुआ घोड़ा गौरी इसको दे के जाता है, और यह उसी घोड़े पे बैठ के चौगाना खेल खेल रहा होता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस खेल में यह नीचे गिरता है और घोड़े के टापू पड़ने से इसकी मृत्यु होती है, और वह घोड़ा पृथ्वीराज चौहान का होता है। इंसान तो साथ छोड़ देते हैं लेकिन जानवर साथ नहीं छोड़ते। आइए टॉपिक पे हम लोग और आगे रहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है चौगाना खेल खेलते हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार का निर्माण कराया था जो कि दिल्ली में है, आप सब लोग जानते हैं कुतुब मीनार के नाम से। इसमें क्या है, मैंने सारे पॉइंट्स एक साथ करके रख दिए क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने इसके साथ काम किए, अलग अलग टाइम पे लोगों ने इसका निर्माण कराया, कुछ लोगों ने इसको जीर्णोद्धार कराया। तो इसलिए मैंने वो सारी ब्रीफिंग एक साथ करके रख दी जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा सा ईजी होगा। सबसे पहले कुतुब मीनार का सबसे पहले निर्माण जो कराया गया वो 1199 में कराया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसने केवल एक मंजिल का निर्माण कराया था। इसके बाद 1225 में इल्तुतमिश, एक शासक आता है इल्तुतमिश, जो अभी आप आगे पढ़ के देखेंगे कि इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने 2, 3, 4 मंजिल का निर्माण कराया। इसके बाद समय आता है 1368। 1368 में आता है फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक वंश का होता है, जो कि हम और आगे नेक्स्ट और लेक्चर्स में देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक, इसने 5वें मंजिल का निर्माण कराया था। इसके बाद आता है 1505। 1505 में सिकंदर लोदी, यह लोदी वंश का होता है। इसने जो कुतुब मीनार होता है उस कुतुब मीनार को पुनः सही कराता है, मीन्स उसका पुनः निर्माण कराता है, जीर्णोद्धार कराता है। ये 4 पॉइंट है जो कुतुब मीनार से रिलेटेड है। ये अलग अलग फैक्ट आपको मिलते हुए जाएंगे, और इसलिए मैंने ये चारों पॉइंट आपको एक साथ लिख के यहाँ पे रख दिया, जिससे कि आपको ये चारों पॉइंट कुतुब मीनार से रिलेटेड एक साथ पता लग जाए कि किसने कब कराया, क्या कराया और कब कब किस किस समय पे कराया। अब हम लोग यहां से मूव करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो चुकी होती है। मृत्यु होने के बाद अब हम दूसरे बादशाह की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम होता है आराम शाह। आराम शाह 1210 से 1211
कुछ समय देख के ही आपको हल्का सा लगेगा कि 1 साल का राजा, 1 साल का बादशाह यह इसलिए था क्योंकि ये अयोग्य था, यह योग्य नहीं था। और यह योग्य इसलिए नहीं था क्योंकि इसको इल्तुतमिश गद्दी से हटा देता है। कहां हटाता है? इल्तुतमिश इसको गद्दी से हटाता है और युद्ध होता है दिल्ली के जड़ में। यहां पे युद्ध होता है और इल्तुतमिश जीत जाता है, और जीतने के बाद यह उसको गद्दी से हटा देता है और अपने आप को गद्दी पे बैठा देता है। इससे पहले इल्तुतमिश यूपी के बदायूं का सूबेदार होता है। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश जहां पे राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस उत्तर प्रदेश के बदायूं का सूबेदार होता है इल्तुतमिश। क्योंकि इल्तुतमिश बहुत ज्यादा होशियार, बुद्धि से बहुत ज्यादा ताकतवर और आराम शाह उस योग्य नहीं होता, इस कारण से उसको ये आसानी से हटा देता है। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें कैसे कैसी हैं। इल्तुतमिश के समय में तराइन का तृतीय युद्ध भी होता है। क्यों होता है तराइन का तृतीय युद्ध? क्योंकि जैसे ये आपको पता है कि गुलाम वंश का दौर चल रहा है, इसमें सब किसी ना किसी के गुलाम है, कोई किसी का बेटा या कोई किसी के वंश से नहीं है। तो यहां पे इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठता है तो याल्दोज एक गुलाम होता है गौरी का, या याल्दोज भी गौरी का गुलाम होता है। और ये याल्दोज कहता है कि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, चलो मैंने माना उसका दामाद था गौरी का, उसने बैठ गया, उसके बाद तुम क्यों बैठे? मुझे बैठना चाहिए, तुम भी गुलाम हो मैं भी गुलाम हूं, तो मुझे बैठना चाहिए, पहला अधिकार मेरा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है इल्तुतमिश कहता है कि ठीक है आओ युद्ध करते हैं। तो यहां पे युद्ध होता है तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 में। यह तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 में, जिसमें इल्तुतमिश और याल्दोज का युद्ध होता है और जिसमें इल्तुतमिश जीतता है, और जीतने के बाद यह सुल्तान की उपाधि धारण करता है। इस युद्ध को जीतने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और यह भी कहा जाता है कि जो गुलाम वंश है, यह गुलाम वंश, इस गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वह इल्तुतमिश ही है। इस गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर हम किसी को कहते हैं तो वह इल्तुतमिश ही है। इसके बाद फिर हम आगे और बढ़ते हैं। इसने भारत में मकबरा और गुंबज, जो मुस्लिम में जो मस्जिद होते हैं उसमें प्रवृत्तिज होते हैं, अलग अलग तरीके के ढांचे होते हैं, जिसको निर्माण कराना इसने भारतवर्ष में प्रारंभ किया। किसका? मकबरा का और गुंबद का। इसने भारत में मकबरा और गुंबद का निर्माण कराने का प्रक्रिया प्रारंभ किया। इसके साथ साथ इसने जो इसके सेना में लोग होते थे, अपने सेना के लोगों को यह पैसा देने के बजाय जमीन देने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, जिसको इक्ता व्यवस्था कहते हैं। मतलब अगर इसके पास सेना में लोग हैं तो उसको धन या कोई और चीज ना देके उन लोगों को उसके कार्य के एवज में जमीन दिए था। और जमीन देना एकता व्यवस्था कहलाती थी कि वह अपने लोगों को अपने जो भी उसके क्षेत्र होते थे उसमें वैसे वह जमीन दान देता था कि हाँ यह जमीन आपकी हो गई, ये जो आपने काम किया इस काम के बदले आपको जमीन दी जाती है। ये व्यवस्थाएं थी। खास चीज क्या था इसके पास? यहाँ पे 40 तुर्क सरदार थे, तुर्की लोग थे, 40 तुर्की सरदार थे। जो 40 तुर्क सरदार में तुर्की लोग लाहौर में भी थे, दिल्ली में भी थे। ये हम 40 तुर्की दिल्लियों की बात कर रहे हैं। ये 40 तुर्क दिल्ली सलाहकार थे इसके, जो इसको सलाह देते थे अलग अलग कार्य करने के लिए, अलग अलग व्यवस्थाएं करने के लिए। ये थोड़ा खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, जब इल्तुतमिश के बाद फिर जब हम रजिया पे जाएंगे और रजिया के बाद फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते बलवंत जाएंगे, उन पूरे में ये 40 तुर्क जो है ये बहुत खास रोल अदा करेंगे। तो इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से हम लोग लेके चलेंगे। इल्तुतमिश इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्यों? क्योंकि इसने सिक्के चालू किए। इसने अपने शासन काल में सिक्के चालू किए। इसने खलीफा का पद भी धारण किया, इसने सुल्तान का पद भी धारण किया और इसने सिक्के भी चालू कराए। इसने सिक्के में दो सिक्के चालू कराए। एक जो सिक्का इसने चालू कराया था वह तांबा का सिक्का चालू कराया, एक चांदी का सिक्का चालू कराया। तांबा का जो सिक्का था इसका, उसको जीतल कहते थे, और चांदी का जो था उसको टाका कहते थे। और ये सिक्के जो थे, इन सिक्कों के ऊपर या जो अपनी व्यवस्थाएं हैं उन चीजों को ये उसमें मेंशन करता था, जिससे कि इसकी जो प्रवृत्ति थी वो और ज्यादा निखर के आती थी और ज्यादा समझ में आता था कि हाँ क्या है। जैसे कि
सिक्के पे इसने अपना उल्लेख खलीफा के रूप में किया था। जो सिक्के चलते थे उस सिक्कों पे इसने अपने बारे में खलीफा के रूप में उल्लेख करवाया था, जिससे यह कहा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश ने कुछ प्रमुख जगहों को जीता भी था अपने शासनकाल में युद्ध के दौरान, क्योंकि जब यह गद्दी पे बैठा तो उससे पहले जब यह आराम शाह आया और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में आराम शाह आता है, तो उस बीच में कई लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं, अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। तो उनको पुनः यह जीत के इसमें मिलाता है, जिसमें पंजाब क्षेत्र होता है, सिंध होता है और बंगाल होता है। इसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के 4 संतान होती हैं। चारों संतानों के ये नाम यहाँ पे मेंशन है। एक नासिर होता है, एक रुकुबुद्दीन होता है, एक रजिया होती है और एक मुइज होते हैं। इसमें सबसे खास हम जिसको देखेंगे वो हम रजिया के बारे में देखेंगे कि रजिया क्या थी, कैसे थी, वो हम आगे के बारे में देखेंगे। इससे पहले फिर हम ये चीज ये देखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के ये दामाद थे। यहां जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ये दामाद थे इल्तुतमिश, इसलिए इनको यहां गद्दी पे बैठाया जाता है। और इसी कारण से यालदोज गुस्सा होता है कि एक गुलाम को तो बैठाया, उसके बाद गुलाम के दामाद को बैठाया, इससे ज्यादा हक तो मेरा था। इस कारण से यहां गुस्सा होता है और लड़ाई करने के लिए आता है। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश और इनकी जो मृत्यु होती है वो 30 अप्रैल 1236 को होती है। इल्तुतमिश अपने जब सैया पे होता है तो इसने कहा था, या उसको हम वसीयत कहें, इल्तुतमिश अपने सैया पे होते समय अपना आगे का उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी रजिया को चुनता है और हम यह देखेंगे आगे के लेक्चर में कि पहली मुस्लिम शासिका के रूप में जिसका नाम जाना जाता है वो रजिया सुल्तान होती है। और वह यही है जिसके बारे में हम आगे ब्रीफिंग करके पढ़ेंगे। और मैंने आप लोगों को पहले ही मार्क करके रखा है कि 40 तुर्क के बारे में हमको ध्यान से लेके चलना है। इनकी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी रजिया के आगे के टाइम में, और जो भी आगे बलों तक हम लेते हुए चलेंगे, क्या है कैसे है, आगे हम जो भी फैक्ट्स हैं वो हम आप लोगों के साथ ब्रीफिंग करते रहेंगे। एक बार झट से फिर से रिवाइज कर लेते हैं सब कुछ। कुतुबुद्दीन ऐबक यह एक दयालु था, बहुत ज्यादा दान देता था, इसीलिए इसको हातिम, कुरान खान और लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। इसके गुरु का नाम बख्तियार काकी था। इसी के ही नाम पे या इसी के याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। इसने उसके साथ साथ एक संस्कृति विद्यालय को, धरोहर को, ध्वजा को नष्ट करके इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कि इसने 2.5 दिन में कंप्लीट किया था। और संस्कृति विद्यालय था उसको इसने तोड़ा था। इसके सेनापति था बख्तियार खिलजी। यही वह इंसान है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, जलाया और बिहार में बिहार शरीफ नामक शहर का इसने स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगाना खेलते हुए हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जो कि आपको पता है कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया और 2.5 दिन का झोपड़ा कराया था और इसने बहुत ज्यादा दान दिया था। इसके बाद फिर हम यहाँ चले आते हैं। जो दूसरा गुलाम वंश का शासक बनता है वो आराम शाह बनता है। आराम शाह जो कि अयोग्य होता है, इस कारण से इल्तुतमिश उसको हटा देता है। दिल्ली के जार के युद्ध में उसको पराजय करता है और गद्दी पे बैठ जाता है। गद्दी पे बैठने के बाद इसने सिक्के चालू किए, तांबा का सिक्का और चांदी का सिक्का। इसने तराइन तृतीय का युद्ध लड़ा 1215 में यालदोज के साथ और यह विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करते ही इसने सुल्तान की उपाधि धारण की और सुल्तान की उपाधि धारण करने के बाद इसने भारतवर्ष में मकबरा और गुंबज बनाने का प्रक्रिया भी प्रारंभ करता है। इल्तुतमिश के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके 40 लोग सलाहकार थे जो कि इसको सलाह देते थे और आगे कार्य उन्हीं के अनुसार करता था। यह जब मृत्यु के सैया पे बैठता है, जब मतलब मरने के समय पे होता है, तो यह अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी सौंपते हुए आगे सोचता है कि आगे का जो कार्यभार होगा, जो हमारा उत्तराधिकारी के रूप में जो कार्य करेगा वो हमारी बेटी होगी रजिया। और रजिया को अपना आगे का कार्यभार सौंप के यह 30 अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आशा करता हूं आप लोगों को यह लेक्चर भी सही आएगा, समझ में आएगा। जो भी आप लोगों को इश्यूज लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे
और मैं यह पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व किया जाए और बेहतर से बेहतर चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। आगे का नेक्स्ट आपका क्लास 4th होगा, जिसमें और हम आगे के डेप्थ के बारे में चीज़ों को देखेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड हम और भी चीज़ों को लेके आने वाले हैं, साथ में कुछ हम अलग से भी कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाले हैं विद इन अ फ्यू डेज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।